Hello everyone. So continuing with the series of newspaper reading class for beginners or freshers to make them understand that how the newspapers are to be read and how the notes are to be made. So starting for Friday, that is 26 June 2020 today, let's start reading this newspaper. So as we were discussing yesterday that it will not be required that you have to write everything every day, right? That won't be the case. Now look at this. If today there is again a news on Chinese build-up started in May, Ministry of External Affairs, that doesn't mean कि आपने आज fresh start करना है. जो आपने कल पढ़ा इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में, the notes that you made yesterday, now read this news piece and start putting points under the headings that you made. For example, industry flags delay in China imports. So India China relations इकोनॉमिक एस्पेक्ट, उसमें आप इसमें से एक या दो पॉइंट्स ऐड कर दोगे. रेडी टू टॉक मीट अस हाफ वे सेज चाइना, ये पॉलिटिकल में लिखोगे आप, डिप्लोमेटिक में लिखोगे. सिमिलरली आप जितना इसमें से आपको आज न्यूज़ पीस मिलेगा वो आप क्या करोगे, वन बाय वन उसी न्यूज़ पीस के साथ ऐड करते जाओगे जो आपने कल स्टार्ट किया था, तो आपके होलिस्टिक नोट्स बनने शुरू हो गए. सिमिलरली कल हम बात कर रहे थे कि जो यूजीसी है उसने एग्ज़ाम को कॉल ऑफ करने की बात की है, तो आज उसकी ही कंटिन्यूटी है. सो आज उसमें ना आप क्या सोचो, अब एक नया डायमेंशन ऐड करते हैं. यूजुअली जब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इस चीज़ के बारे में, तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ न्यूज़ पढ़ते हैं, वो अपना थर्ड आई ओपन नहीं करते. दिस थर्ड आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप सोचना शुरू कर देते हो तो आपकी तैयारी शुरू होती है. जब तक आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो तो वो तैयारी नहीं है. Till the time you start thinking, till the time you start improvising, you start experimenting, तब तक आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे इस एग्ज़ाम की. सो अगर मैं अब ये न्यूज़ पढ़ता हूँ ना कि स्कूल एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया, तो मेरे दिमाग में आता है यार कि एग्ज़ाम में ना कोविड-19 को लेकर किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे कैन आस्क मी. सो मुझे लगता है अगर कोई मेंस में सवाल आए तो वो इसके इम्पैक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, राइट. प्री में तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन से वायरस के साथ हो रहा है, या कौन सा ये फैमिली ग्रुप है वायरसेस का H1N1 के साथ, और कौन कौन से इन्फेक्शंस होते हैं और कौन कौन सी बीमारियां आई हैं. जैसे कि एबोला वायरस के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, या वो आपसे सार्स के बारे में पूछ सकते हैं, राइट. कोविड आया है तो उसके साथ मिलते हुए जितने भी इससे पहले वायरस आउटब्रेक्स हुए हैं उनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. इसके साथ साथ अब जब हम इम्पैक्ट की बात करें, मेंस में पूछा जाए, तो मैं बताऊंगा कि इसका ना पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी पड़ा, क्योंकि कुछ देशों ने चाइना के अगेंस्ट एक हाइप क्रिएट किया कि चाइना ने इसको प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया. इसका इम्पैक्ट तो WHO के ऊपर भी पड़ा. सो पॉलिटिकल इम्पैक्ट या डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट की बात करने के साथ साथ इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा. लॉकडाउन्स के कारण या जो प्रॉब्लम हुई इंटरनेशनल ट्रेड की, इंटरनेशनल ट्रैवल की, टूरिज़्म की, उस सब का इम्पैक्ट पड़ा इकोनॉमिक्स के ऊपर. जब हम कल्चरल कॉन्टेक्ट्स की बात करते हैं तो टूरिज़्म एक कल्चरल कॉन्टेक्ट का भी पार्ट है, तो इसका कल्चरल इम्पैक्ट भी हुआ. जैसे कि कुछ लोगों के दिल में ऐसी फीलिंग्स भी आई कि कुछ पर्टिकुलर रेस के लोग हैं जिन्होंने इस कोरोना वायरस को इनिशिएट किया. वो जो स्टोरीज़ आई, चाहे फिर वो कॉन्स्पिरेसीज़ हों, बट उसके कारण कल्चरल इम्पैक्ट पड़ते हैं, या जीनोफोबिया जैसी फीलिंग्स बढ़ती हैं. इसके साथ साथ सोशल इम्पैक्ट भी हुआ. अब जब हम बात करेंगे कि सोशल इम्पैक्ट हुआ, सोशल इम्पैक्ट में मल्टीपल इसके एस्पेक्ट्स होंगे कि आइसोलेशन के कारण या लंबे टाइम तक घर पे रहने के कारण लोगों में फ्रस्ट्रेशन हो गई, डिप्रेशन हो गए. इसके साथ साथ सोशल में ही हम बात करेंगे कि एजुकेशन के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा. नाउ व्हाइल टॉकिंग अबाउट इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, वी विल बी टॉकिंग अबाउट टू टाइप ऑफ थिंग्स. एक इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होंगे कुछ तो, और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे. नेगेटिव इम्पैक्ट में बच्चों के एकेडमिक टाइम का लॉस हुआ. सारे लोग अभी नई टेक्नोलॉजी के साथ फेमिलियर नहीं थे, या स्टूडेंट्स और टीचर्स का स्क्रीन टाइम बढ़ गया जो कि उनके आई हेल्थ के लिए थोड़ा सा डेट्रीमेंटल प्रूव हो सकता है. ग्रेजुअली आप ये देखो कि इसके नेगेटिव फॉल आउट के साथ साथ कुछ पॉजिटिव फॉल आउट भी हुए. सो आप ऐसा भी लिखोगे कि कोविड-19 के कारण जो एजुकेशन सिस्टम का डिजिटाइजेशन था वो भी थोड़ा फास्ट हो गया. सो इन दैट केस कोविड-19 प्रूव टू बी अ कैटलिस्ट फॉर द डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, राइट.
जैसे कि आप ये भी देखते हो, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्लान कर रही है कि 100 यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन जाएंगी, या बहुत सारे और इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं नेशनली इंटरनेशनली। सो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, आप उस सब के बारे में जब बात करोगे तो आपका एक बहुत ही होलिस्टिक नोट तैयार होगा। एग्रीड कि एक दिन में ये सारा कुछ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप नए नए आर्टिकल्स पढ़ोगे डे टू डे बेसिस पर, आपको ये सारे फैक्ट्स मिलते जाएंगे और आपका एक अपना ही नोट तैयार होता जाएगा, राइट। तो जो पहली 2 न्यूज़ आज हमने पढ़ी हैं, उन 2 न्यूज़ को तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये कल की न्यूज़ की ही कंटिन्यूएशन थी। ऐसी अगर अब हम ये न्यूज़ देखें 3390 न्यू केसेस इन दिल्ली, रिकवरी रेट इम्प्रूव्स, सो इसमें भी एज सच कोई बहुत स्पेसिफिक सवाल तो नहीं बन रहा, जैसा मैं कल बता रहा था। देन टेकिंग एक्शन अगेंस्ट एयरिंग हॉस्पिटल्स, तो इसमें एट मैक्स हम क्या समझेंगे कि एथिक्स ऑफ हॉस्पिटल इंडस्ट्री या एथिक्स ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, उसके बारे में अगर हमें कोई पॉइंट मिल जाए तो हम वो अपने पास लिख के रखेंगे। नाउ देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़, आर्म्ड गैंग्स रूल नागालैंड सेज गवर्नर रवि। अब इसमें जो बात की जा रही है कि आर्म गैंग्स जो हैं वो रूल कर रहे हैं, तो ये बेसिकली बात किस चीज़ की है, इंटरनल सिक्योरिटी की। इंटरनल सिक्योरिटी पेपर 3 GS का जो पार्ट है, उसके लिए नॉर्थ ईस्ट में जो इशू है ये उसके कॉन्टेक्स्ट में है। इसमें से आपने कुछ इस तरह के पॉइंट्स निकाल लेने हैं कि अनरेस्ट का कारण क्या है, अनरेस्ट का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कहाँ पर जो स्टेट ऑपरेटर्स है उसका फेलियर हुआ और क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और वे फॉरवर्ड क्या है और क्या किया जा सकता है ताकि वो अनरेस्ट खत्म हो और लोगों को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके। नाउ लुकिंग एट दिस, LG रिवोक्स ऑर्डर ऑन मैंडेटरी असेसमेंट एट कोविड केयर सेंटर्स, तो ये तो कंटिन्यूटी ही है कोविड की, इसमें से शायद आपको कोई एक नया पॉइंट मिले, अदरवाइज ये न्यूज़ अब इतनी पुरानी हो गई है और इसमें इतना कुछ डिस्कस हो चुका है लोगों का कि नया कुछ ढूंढने बैठे तो वो कुछ मुझे नहीं लगता पॉसिबल होगा किसी के लिए भी, अगर आपने कुछ टाइम इसको पढ़ रखा है। आगे चलते हैं थोड़ा अब इसको। सो वाइल टॉकिंग ऑन दिस पेज, आप देखो ज़्यादातर ना यहाँ पे जो है पूरे का पूरा कोविड के ऊपर ही आया हुआ है। तो अगर आपने एक कोविड का नोट बनाना शुरू किया, उसके ऊपर पॉलिटिकल जो फॉल आउट है, उसका जो इकोनॉमिक फॉल आउट है, उसका जो सोशल फॉल आउट है, उसी में आप यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें ऐड कर दोगे और कोई बहुत ज़्यादा आपके पास यहाँ पर भी मैटर नहीं होगा जो आप ऐड करो। ये जो एक केस है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है, राइट। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है वो पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एसए के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस न्यूज़ में से हम सिर्फ एक एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें कोई मेन एडिटोरियल पढ़कर अपना व्यू पॉइंट डेवलप करना है और इसका बेसिक फाउंडेशन जो है वो हमारा पॉलिटी के जो लेक्चर्स होते हैं या पॉलिटी का जो स्टडी मटेरियल होता है उसमें से इसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होगा और फिर ये एक नया केस है जो आप साइट कर सकते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर। अगर आपने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा तो आप थोड़ा पढ़ लोगे इसको, अदरवाइज दिस इज समथिंग विच वाज इन न्यूज़ फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, राइट। अब आज चलते हैं थोड़ा एडिटोरियल्स की तरफ, और जब हम एडिटोरियल्स की तरफ जाएंगे सो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, श्याम शरण सर का दिया हुआ है। इंडिया फॉरेन पॉलिसी क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, उसमें क्या वीकनेसेस हैं, उसको किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग लाइक कमिंग फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, क्योंकि ये खुद हमारे फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं एंड आजकल ये काफ़ी पॉपुलर हैं इन द राइटिंग सर्कल। तो इनका एडिटोरियल पढ़ के आपके पास कुछ पॉइंट्स आएंगे, लेकिन ये जो पॉइंट्स आएंगे ये किसी एक स्पेसिफिक देश के साथ इंडिया के रिलेशंस के लिए नहीं, ये इंडिया फॉरेन पॉलिसी एज अ कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए आपके पास पॉइंट्स आएंगे। सो जब आप इंडिया फॉरेन पॉलिसी के अपने नोट्स बना रहे हो उसके स्टार्टिंग में आप क्या लिख सकते हो, बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, बेसिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड साथ में की चैलेंजेस इन द रीसेंट टाइम्स। तो इस तरह से आप इसको की चैलेंजेस इन द रीसेंट टाइम की कैटेगरी में अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हो और फ्यूचर में भी ऐड होंगे। एंड एज आई वाज टेलिंग यस्टरडे, किसी एक आर्टिकल को पढ़ के किसी एक पर्सन के व्यूज़ को लेके आप कभी अपना कंप्लीट आंसर नहीं बनाओगे। तो आज श्याम शरण सर का आया हुआ है, कल किसी और का भी आ सकता है। राजीव सिकरी सर हैं जिनकी बुक भी बड़ी पॉपुलर है, वो भी हमारे एम्बेसडर रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं। ऐसे कितने ही लोग लिखेंगे जो बहुत ही वेल नोन लोग होंगे, उनके आर्टिकल्स को आप पढ़ोगे और पॉइंट पॉइंट अपने पास ऐड करते रहोगे। देन दिस इज वन इम्पॉर्टेंट पीस। देन सी दिस नाउ, वाई चाइना इज बीइंग अग्रेसिव अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल।
तो ये स्टैनली जॉनी का जो आर्टिकल है इसको पढ़ के भी आपने कुछ नया तैयार नहीं करना, आप ऑलरेडी इंडिया चाइना तैयार कर रहे हो, इसमें से कुछ आर्गूमेंट्स उठाओ और जिस हेडिंग के नीचे आते हैं कि पॉलिटिकल क्या प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक क्या प्रॉब्लम्स हैं, या बॉर्डर को लेके डिस्प्यूट क्यों है, तो उन हेडिंग्स के नीचे यहाँ से भी आप एक एक दो दो पॉइंट्स जो ऐड कर सकते हो वो आप ऐड कर लो। इसी तरह आपको ना अगले बहुत दिनों में ना बहुत सारे न्यूज़ पीस, बहुत सारे एडिटोरियल्स मिलेंगे एंड विद इन अबाउट लेट्स से 15 to 20 डेज आपका ना इंडिया चाइना इतना बढ़िया से तैयार हो चुका होगा। उसके बाद आने वाले 18 महीने 20 महीने जो भी आप पढ़ोगे आपको लगेगा यार बहुत कम है नया आने वाला, सब कुछ वही रिपीट होना शुरू हो गया, तो आपका बर्डन खुद ब खुद कम होता जाएगा। कुछ लोगों को स्टार्टिंग में लगेगा कि न्यूज़पेपर पढ़ने में 2, ढाई, 3 घंटे भी लग गए, दिस इज़ नो क्राइम, आपने अभी स्टार्ट किया है सो इट विल टेक सम टाइम। लेकिन हाँ 3-4 महीने के बाद वो अपने आप टाइम रिड्यूस हो जाएगा और फिर आपको एट मैक्स 1 घंटा लगेगा न्यूज़पेपर पढ़ने में, उसके नोट्स बनाने में, और डेली आप हाफ एन आवर उसको रिवाइज करो कि आज मैंने जो जो पॉइंट्स लिखे हैं उनकी फॉरवर्ड उनकी बैकवर्ड लिंकिंग क्या बनती है और वो कौन कौन से पेपर से रिलेट करते हैं, और फिर धीरे धीरे आप उसके ऊपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दो। डे 1 से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी 2-3 महीने के बाद होगी जब आपके पास इनफ फॉर्डर है, यू हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, यू कैन नाउ राइट योर प्रॉपर आंसर्स। तो इस तरह आपने इस न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए अपने नोट्स बनाने हैं और साथ के साथ जितने भी एडिटोरियल्स हैं उनको अलग से नहीं रखना, उनको भी बीच में ऐड करते जाना है। सो अब नेक्स्ट स्टेप, 2 दिन में आई हैव गिवन यू एन आइडिया दैट हाउ द न्यूज़पेपर इज टू बी रेड एंड हाउ द नोट्स आर टू बी मेड। अब आप क्या करोगे, आज है 26 फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिन के न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ो। इन न्यूज़पेपर्स को पढ़ने के बाद आप उनके नोट्स बनाओ 3 दिन के, और 3 दिन के नोट्स बनाने के बाद ये मेरा नंबर मैं लिख रहा हूँ 9814711661 9814711661, ये डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा। इस नंबर पे अपने नोट्स आप मेरे को व्हाट्सएप करो, लेट मी सी आप कैसे नोट्स बना रहे हो, उनमें क्या मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है, उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, आपको कैसे और पर्सनल टिप्स जो हम दे सकें फ्री ऑफ कॉस्ट वो हम आपके लिए कंटिन्यू करें। सो दिस इज़ माय नंबर, आपने फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन के नोट्स बना के मुझे मंडे तक भेजने हैं। आप चाहो तो डेली भेजो, आप चाहो तो 3 दिन के बाद इकट्ठे भेज दो। जब आप ये नोट्स भेजोगे आई विल इवेल्युएट दैम और मैं आपको पर्सनली उस पर कमेंट करके बताऊंगा कि इन चीज़ों को आप इम्प्रूव करो और कैसे इम्प्रूव करो। I hope this much will be sufficient for you to initiate your process for IAS or PCS preparation, and Team Raj Malhotra will always be helping you to the maximum possible extent. And very soon we are starting a very new, very innovative program for the newcomers as well as for the old students जिनको अब ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, और वो न्यू स्टूडेंट्स जिनको लगता है या तो उनको कोचिंग नहीं चाहिए रेगुलर या वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक बहुत ही स्मार्ट, एक बहुत ही वेल आर्टिकुलेटेड हम नया प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं जिसकी डिटेल्स हम आपके साथ मंडे को शेयर करेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर लॉट ऑफ यू टू स्टार्ट sending me your newspaper notes for evaluation so that my Saturday Sunday go well. Right, God bless you all, thank you.